छात्रों, आज हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन के कुछ महत्वपूर्ण अंश को जानेंगे। हम उस अंश की बात कर रहे हैं जो कि BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में लगाया गया है, क्योंकि आत्मकथा तो काफ़ी विस्तृत है, परंतु जो पाठ्यक्रम में अंश लगाया है उस पर प्रकाश डालेंगे। उससे पहले थोड़ा आत्मकथा के विषय में जान लेते हैं। अपने जीवन वृत्त को काल क्रम के अनुसार लिपिबद्ध करना आत्मकथा कहलाती है। इसमें रचनाकार के निजी जीवन की घटनाओं को तटस्थ भाव से लिखा जाता है। आत्मकथा लेखक के विगत जीवन का सिंहावलोकन होती है। दलित साहित्यकारों में ओम प्रकाश वाल्मीकि का प्रमुख स्थान है। जूठन उनकी प्रसिद्ध आत्मकथा है। इसमें लेखक ने अपने विगत जीवन के निजी अनुभवों, अभावों, समस्याओं, शोषण चक्र, भेदभाव आदि को ईमानदारी के साथ प्रस्तुत किया है। जूठन आत्मकथा को हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला बिंदु है गांव का नारकीय जीवन। लेखक इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि स्वर्ग और नरक की कल्पना केवल हमारे साहित्य में ही होती है और वास्तविक जीवन में तो हम केवल नरक को ही भोग रहे हैं। वह लिखता है कि साहित्य में नरक सिर्फ कल्पना है। हमारे लिए बरसात के दिन किसी नारकीय जीवन से कम न थे। गलियों में कीचड़ भर जाता था, जिससे आना जाना कठिन हो जाता था। कीचड़ में सूअरों की गंदगी भरी रहती थी, जो बारिश रुकने के बाद गंधियाने लगती थी। मक्खी मच्छर तो ऐसे पनपते थे जैसे टिड्डी दल। घर से बाहर निकलना दूभर हो जाता था। हाथ पैर गंदगी से भर जाते थे। पाँव में खारवे हो जाते थे। पैर की उंगलियों के बीच की जगह लाल लाल चकत्ते उभर आते थे। उन खारवों में एक बार खुजली शुरू होती तो फिर रुकने का नाम नहीं लेती थी। महीनों रास्तों में कीचड़ और पानी भरा रहता था। पानी से निकलकर ही स्कूल जाना पड़ता था। हमारी बस्ती के
इर्द गिर्द जोहड़ ज़्यादा थे, उनका पानी गलियों में भर जाता था। तो बिल्कुल नारकीय जीवन जीनों को विवश थे और उसका चित्रण लेखक ने किया है। अगला बिंदु है पीने योग्य पानी का अभाव। बस्ती में एक कुआं था। चंदा इकट्ठा करके कुएं को पक्का बनवा लिया गया था। कुएं की जगत और मुंडेर काफ़ी ऊंची थी, फिर भी बरसात के दिनों में कुएं के पानी में लंबे लंबे कीड़े हो जाते थे। उस पानी को पीना मजबूरी थी। तागाओं के कुएं से पानी लेने का हमें अधिकार नहीं था। स्वच्छ जल का भी अभाव रहा। अगला बिंदु देखते हैं सुरक्षित आवास का अभाव। 1962 के साल में खूब बारिश हुई। बस्ती के सभी के घर कच्ची मिट्टी के बने थे। कई दिन की लगातार बारिश ने मिट्टी के घरों पर कहर बरपा दिया था। हमारा घर जगह जगह से टपकने लगा था। जहाँ टपकता वहीं एक खाली बर्तन रख देते थे। बर्तन में टन टन की आवाज़ आने लगती थी। ऐसी रातें जाग जाग कर काटनी पड़ती थीं। हर वक्त एक डर बना रहता था, कब कोई दीवार धसक जाए। ऐसी ही एक मूसलाधार बारिश की रात में हमारे घर की छत में एक सुराख हो गया। उस रात हमारी बैठक का एक हिस्सा गिर गया और पिताजी एक पल के लिए भी नहीं सोए। बस्ती में कई मकान गिर गए थे। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। मामराज तागा की बैठक। जब बारिश लगातार हो रही थी तो अपनी जान बचाने के लिए मामराज तागा की बैठक में आश्रय लेते हैं। मामराज तागा की बैठक में हमने अभी सामान रखा भी नहीं था कि हमारे पीछे पीछे 30-40 जन और आ गए थे। बाकी लोग कहीं दूसरी जगह चले गए थे। देखते ही देखते बैठक भर गई थी। चारों तरफ सामान ही सामान पड़ा था। खाने पकाने के बर्तनों के साथ ज़रूरत भर की चीज़ें थीं। बाकी सब वहीं छोड़ छाड़ कर आ गए थे। इसके बाद अब हम अगला बिंदु देखते हैं ईंधन की समस्या। सबसे बड़ी समस्या थी चूल्हा जलाने की। ईंधन किसी के पास नहीं था। जो था वह बारिश में भीग गया। तागाओं के घर से उपले मांग मांग कर चूल्हे जलाए गए थे। अगली समस्या प्रकाश का अभाव। सांझ होते ही बैठक में अंधेरा छा गया था। दिया किसी के पास भी नहीं था, ना ही कहीं कोई डिबरी या लालटेन थी। चूल्हों में जलती उपलों की आग अंधेरे से लड़ने का असफल प्रयास कर रही थी। भोजन का अभाव। उस रात किसी चूल्हे पर कोई सब्जी या दाल नहीं पकी थी। रोटी, प्याज और नमक, इससे आगे किसी के पास कुछ भी नहीं था। उस रात माँ ने चने उबाले थे नमक डालकर। यही था रात का हमारा खाना।
उस रात उन चनों में जो स्वाद था, जो संतुष्टि थी, वैसी संतुष्टि मुझे 5 सितारा होटल के खाने में भी नहीं मिली। अगला बिंदु है सगवा प्रधान की शोषण नीति। इसी गांव में एक जो सगवा प्रधान है वह लोगों का शोषण करता है, भले ही लोग कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हों। जब लेखक के पिताजी सगवा प्रधान के पास खाने के लिए अनाज लेने के लिए जब पहुंचते हैं, तब सगवा प्रधान कहता है, सगवा प्रधान ने अनाज देने की शर्त भी रख दी थी, अपने किसी लड़के को सालाना नौकर रख दो, बदले में जितना अनाज चाहो ले जाओ। इस तरीके से सगवा प्रधान ने लेखक के पिताजी से कहा। अगला बिंदु है मामराज तगा के घर से प्राप्त चावल। माँ को मामराज तगा के घर से कुछ सेर चावल मिल गए थे, जिनसे थोड़ी राहत महसूस की हम सभी ने। कई रोज बाद भरपेट खाने का सिला बना था। ये माड़ हम जो चावल मिले थे, उन चावलों का लेखक की माताजी ने माड़ भी बना दिया था। उस माड़ के लिए लेखक लिखता है कि ये माड़ हम सब के लिए किसी दूध से कम नहीं था। माड़ पीने की ये आदत किसी शौक या फैशन की देन नहीं थी, अभावों और फाकों से बचने की मजबूरी थी। आगे लेखक लिखता है कि माड़ पी पी कर हमारे पेट फूल जाते थे, भूख मर जाती थी। अगला बिंदु हम देखते हैं सामंती सोच के शिकार। उच्च वर्ग के लोग सदैव निम्न वर्ग का शोषण करते रहे हैं, और लेखक जिस विद्यालय में पढ़ने जाता था, उच्च वर्ग के अध्यापक द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा के प्रसंग को सुनाकर द्रोणाचार्य की गरीबी का चित्रण कर रहे थे। तब लेखक ने बड़े ही तार्किक ढंग से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा को तो दूध की जगह आटे का घोल पिलाया गया और हमें चावल का मांड। फिर किसी भी महाकाव्य में हमारा जिक्र क्यों नहीं आया? किसी महाकवि ने हमारे जीवन पर एक शब्द भी क्यों नहीं लिखा? इस पर अध्यापक क्रोधित हो जाते हैं और कहने लगते हैं, चूहड़ी के द्रोणाचार्य से अपनी बराबरी करे है, ले तेरे ऊपर मैं महाकाव्य लिखूंगा। उसने मेरी पीठ पर सटाक सटाक छड़ी से महाकाव्य रच दिया, अर्थात लेखक की पिटाई कर दी। भूख और असहाय जीवन के घृणित क्षणों में सामंती सोच का ये महाकाव्य मेरी पीठ पर ही नहीं, मेरे मस्तक के रेशे रेशे पर अंकित है। तो इस प्रकार आज हमने विविध बिंदुओं के आधार पर जूठन आत्मकथा को जाना कि किस प्रकार से लेखक का जीवन अभावों से ग्रस्त रहा। मैं समझता हूँ छात्रों, आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।